सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न है कि अभी किसने ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया है। तो सही उत्तर होगा दिल्ली पुलिस ने। तो याद रखेंगे सिंपल सा, दिल्ली पुलिस ने अभी ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया है और ये ऑपरेशन सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ जो तस्वीरें या वीडियो डाल करके दहशत फैलाने वाले जो युवा हैं उनके खिलाफ इसको शुरू किया गया। आपने देखा भी होगा फेसबुक वगैरह में या फिर यूट्यूब वगैरह में आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड हो गया इस तरह का कि तलवारबाजी हथियार जो भी गन है उसके साथ लोग अपने फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। तो ऐसा करके वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो दबंग है, वो गुंडे हैं, वो कहीं के दादा हैं। मतलब एक तरह से वो दहशत फैला रहे हैं, दादागिरी जमा रहे हैं। तो उनके खिलाफ ही ये ऑपरेशन चला रही है दिल्ली पुलिस और ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन शास्त्र। तो मतलब उद्देश्य क्या है, युवाओं के बीच बढ़ते गन कल्चर को रोकना और ऑनलाइन धमकियों से जनता में डर को खत्म करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, कुछ और ऑपरेशंस में अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक इसी तरह से ऑपरेशन संस्कार शुरू किया था राजस्थान पुलिस ने। राजस्थान के डूंगरपुर में इसको शुरू किया गया था। बाइक पे गुंडागर्दी करते युवाओं के खिलाफ था ये। और ऑपरेशन सागर बंधु, जो एक तूफान आया था अभी दितवा नाम से श्रीलंका में, तो वहां पे मदद के लिए हमने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। और ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ईरान और इसराइल के संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन ब्रह्मा, अभी म्यांमार में भूकंप आया था तो फिर हमने मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ऑपरेशन थंडर की बात करें तो इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया था। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के लड़ाकों हथियारों और ठिकानों को नष्ट किया था, उसके लिए ऑपरेशन हॉक आई चलाया था, ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। और इसी तरह से अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चला करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को वहां से गिरफ्तार किया उनके घर से ही। ऑपरेशन प्रहार, पंजाब पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन स्वदेश, ईरान में जारी हिंसा के बीच फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया। और ऑपरेशन मेगाबुर, ये नक्सल विरोधी अभियान है, झारखंड में इसको चलाया गया था, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है। तो आंसर होगा अलवर। तो याद रखना, राजस्थान का अलवर जिला ये देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है। मतलब यहाँ के सभी निवासियों को जीवन, स्वास्थ्य और फसल बीमा के अंतर्गत कवर किया गया है। तो भारत सरकार और IRDAI की ओर से संचालित सबको बीमा अभियान 2047 के अंतर्गत ये उपलब्धि हासिल हुई है। और इस पहल का उद्देश्य है सुरक्षित भारत, बीमित भारत के विजन को पूरा करना। और आपको मैं बता दूं कि पिछले साल 15 अगस्त 2025 को राजस्थान का पहला 100% बीमित गांव कौन सा बना था। अलवर जिले का ही देसुला गांव। बाकी IRDAI की बात करें या बीमा से संबंधित कुछ चलो क्वेश्चन ही मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर बात करते हैं बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो गोवा है, पहला हरियाणा है, याद रखना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान में इसको शुरू किया गया था, स्कूली बच्चों के लिए है, एक तरह से दुर्घटना बीमा योजना ये। भारत की पहली निजी पुनर्बीमा री इंश्योरेंस कंपनी बनी थी कौन सी, वेल्वेटिक्स री इंश्योरेंस कंपनी बेंगलुरु की है। और लास्ट ईयर बजट में बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया था। उसके अलावा एरडाई ने 2024-25 के लिए 3 बीमा कंपनियों को DSII यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर के रूप में घोषित किया। कौन कौन सी 3 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया अश्योरेंस। और एरडाई ने बीमा विस्तार नाम से एक योजना भी शुरू की थी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब शुरू होती है, याद रखना 18 फरवरी 2016 को। और इसमें खरीफ की फसल के लिए कितना प्रीमियम है, 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5%। और IRDAI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। किस समिति की सिफारिश पे स्थापना होती है, RN मल्होत्रा समिति। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैदराबाद में और इसके चेयरमैन कौन है, अजय सेठ है। उसके अलावा ये भी देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया, अभी बीमा सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी मिल चुकी है। और अभी मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना इसको शुरू किया था पंजाब में। और कितने रुपए का इसमें स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, 10 लाख रुपए का, ये जरूर ध्यान रखना। जिस तरह से जो केंद्र की जो आयुष्मान
भारत योजना है, इसमें प्रति परिवार जो बीमित राशि है वो कितनी है? 5 लाख रुपए है। आयुष्मान भारत योजना, इसे याद रखना, शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची, झारखंड से। और इसमें जो फंड दिया जाता है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के देते। तो सेंटर का 60% है और स्टेट का 40% है। 60-40 का रेशियो है दोनों के बीच में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी हाल ही में आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 को किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 16वां एडिशन हुआ। बाईएनियल है, यानी कि हर 2 साल में होता है। अभी 15 जनवरी को शुरू हुआ था, 6 फरवरी तक ये चला। अच्छा, हुआ कहाँ पे था? जिम्बाब्वे और नामीबिया देश में हुआ था ये, और इसको फाइनली जीत लिया भारत ने। और याद रखना, भारत ने ये 6ठी बार ये खिताब जीता है। इसमें भारतीय टीम के कप्तान थे आयुष महात्रे, जहां पे भारत ने हराया है फाइनल में इंग्लैंड को। और इस तरह से अगर देखते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार से आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये याद रखना कि आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार अभी तक किस टीम ने जीता है? तो भारत ने ही जीता है, 6 बार। इसका जो पहला एडिशन है 1988 में हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उस समय ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, पाकिस्तान को हराया था। लास्ट एडिशन इसका 2 साल पहले हुआ था, यानी कि 2024 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। तब भी ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और भारत उप विजेता रहा था। और अभी हमने देखा 2026 वाला जो 16वां एडिशन है, जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ। भारत ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा करके। अब चलो क्रिकेट से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप या कुछ ट्रॉफीज में आपको रिवाइज करवा दूं। अगर बात करते हैं अभी 10वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो भारत में हुआ था, इसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जो वडोदरा में हुआ, इसको कर्नाटक ने जीता, विदर्भ को हराया। तीसरा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 जो भारत में हुआ था, मुंबई कैपिटल्स ने जीता, दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और जो लास्ट ईयर आईपीएल हुआ था 18वां संस्करण भारत में, आरसीबी ने जीता, पंजाब किंग्स को हराया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 को विदर्भ ने जीता, केरल को हराया। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान यूएई में हुआ था, भारत ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 लंदन के लॉर्ड्स मैदान में हुआ था, साउथ अफ्रीका ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया। दलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन ने जीता, साउथ जोन को हराया। मेंस एशिया कप 2025 यूएई में हुआ था, भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया। ईरानी कप 2025-26 को महाराष्ट्र में जो हुआ था, विदर्भ ने जीता, शेष भारत को हराया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 झारखंड ने इसको जीता, पहली बार हरियाणा को हराया। और इस साल जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा भारत और श्रीलंका में, उसका टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया था। और याद रखना, अभी जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 एशिया कप 2025 जो यूएई में हुआ था, उसको पाकिस्तान ने जीता था, भारत को हरा के। और आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 थाईलैंड में हुआ था, उसको थाईलैंड ने जीता, यूएई को हराया था। और इस साल जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा भारत और श्रीलंका में, जो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, जिसमें एम्बेसडर रोहित शर्मा बने, उसमें बांग्लादेश हट गया और बांग्लादेश की जगह किससे शामिल कर लिया? स्कॉटलैंड खेलेगा। ये ध्यान में रखना पॉइंट। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आप अगला प्रश्न करेंगे उससे पहले ये 1-2 होमवर्क प्रश्न आपके लिए मैंने लगा दिए हैं। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जो आज हमने प्रश्न पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न, कुछ स्टैटिक प्रश्न आपके लिए, और इसके उत्तर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं सेशन आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, तभी आप उत्तर सही से लगा पाओगे। इससे आपको पता लगेगा कि आप क्लास ध्यान से पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, और इससे पहले आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता थे या नहीं पता थे। तो क्रेक एग्जाम चैनल पे जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट पढ़ाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ पढ़ाए जाते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम के प्रश्न रिपीट होते हैं। जो स्टैटिक प्रश्न है ये आप जरूर से ध्यान में रखना। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, जो फरवरी का पहला वाला वीक है, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका वीकली वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो के बाद उसे देख लेना, ताकि जो 1 हफ्ता भी निकल गया उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका आपका क्विक रिवीजन हो जाए एक बार। और वीडियो की जानकारी आपको नहीं मिल पाई है क्योंकि वीडियो तले तो बहुत टाइम हो गया, तो एक तो कम्युनिटी पोस्ट में वीडियो का लिंक आ जाता है और टेलीग्राम पे भी। तो टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो क्रिक एग्जाम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोज हैं या कुछ बात अगर मुझे आपको बतानी है तो अपडेट आपको टाइम पे मिल सके।
और ये सूचना तो आपको होगी कि अभी 2026 से मैं कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक वाइज वीडियोस आपको बना करके देने की, और मंथली वाइज मैं दे रहा हूँ। अभी तो मंथली वाइज शुरू किया है, आगे देखते हैं करते हैं नहीं करते हैं इसे, जो भी है। अभी जैसे जनवरी मंथ हो गया ना अभी हमारा, तो जनवरी को हमने पकड़ा और जनवरी से टॉपिक वाइज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 2 पार्ट मैंने आपको दे दिए। एक तो जनवरी में जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित, खेलकूद से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसका एक अलग से वीडियो बना करके दिया। उसके अलावा उसमें जो भी अवार्ड्स हमने पढ़े थे जनवरी मंथ में, उसका एक कल ही मैंने आपको वीडियो बना करके दिया है। अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा लेता हूं। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो जाकर के जरूर देखिए। आप लोग वीडियो जाकर के देखेंगे तभी उन वीडियोस को रेस्पॉन्स मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ इन वीडियोस को रेस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे आगे भी इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए। और रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा मतलब अब आगे इस तरह के वीडियोस नहीं बनने चाहिए, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो। तो जाकर के देखिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में भी आगे शेयर कीजिए। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड ने जीता है। कौन सी टूर्नामेंट है ये? तो पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की हम बात कर रहे हैं। अभी 3 से लेके 5 फरवरी तक ये हुआ था। कहां पर? सिंगानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान में। तो महिला वर्ग में अगर बात करते हैं वुमेन्स कैटेगरी में, तो झारखंड विजेता रहा है, झारखंड ने राजस्थान को हराया। वहीं मेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश विजेता रहा, इसने तेलंगाना को हराया है। ठीक है, तो इतना याद रखना। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसी साल जो सेकंड नंबर के दूसरे एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप है, ये होने वाला है मलेशिया में। इससे पहले पिछला एडिशन 2025 में हुआ था, कंबोडिया में हुआ था वो। इस साल मलेशिया में होगा दूसरा एडिशन। तो उसी के लिए एक तरह से क्वालिफाइंग इवेंट भी इसको कह सकते हैं, जो अभी झुंझुनू राजस्थान में ये हुआ, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बता दिए, वुमेन्स और मेंस कैटेगरी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी एयरबस कंपनी ने वडोदरा गुजरात में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया है। और ऐसा करने का उद्देश्य भारत में एरोस्पेस रिसर्च को बढ़ावा देना और टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल ईंधन तकनीक को बढ़ावा देना। सबसे खास काम यहाँ पे क्या करेंगे? तो नगर निगम का जो ठोस कचरा है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको विमान ईंधन में बदलने पर ये यहाँ पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो एक्सीलेंस सेंटर इन्होंने कहाँ पर खोला याद रखना, वडोदरा में जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी है वहां पर। ये जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में और इसके चांसलर बनाए गए थे हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव को, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। और एयरबस कंपनी से एक प्रश्न आपको जरूर याद होगा, कई बार हम पढ़ चुके हैं, कि इससे हम C295 जो विमान है, जो एक तरह का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसे हम खरीद रहे हैं एयरबस कंपनी से ही। इसे हम भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। टोटल 56 इस तरह के विमान हम खरीदेंगे, जिसमें से 16 विमान तो स्पेन से ही बन करके आएंगे भारत में, बाकी के जो होंगे वो भारत में बनेंगे। उसके लिए एयरबस कंपनी ने टाटा के साथ समझौता किया था और ये दोनों मिलकर के इनका निर्माण भारत में कहां पर करेंगे अगर पूछेंगे तो वडोदरा गुजरात में। ठीक है, तो इससे ये 2-3 पॉइंट और आप ध्यान में रखना। बाकी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की। तो इस इंडेक्स में क्या होता है, देशों को उनकी मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो अगर इसमें बात करते हैं पहले स्थान पे किसे रखा गया है, तो हमेशा की तरह पहले स्थान पे अमेरिका बना हुआ है, यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर सेना वाला देश अमेरिका है। फिर उसके बाद रशिया का नंबर है, तीसरे पे चाइना को रखा है और भारत चौथे स्थान पर है। भारत को क्या स्कोर दिया गया? 0.1346 स्कोर के साथ भारत चौथे स्थान पर है। पिछली बार भी यही रैंकिंग थी, कोई चेंजेस नहीं है। चलो, हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आप लोगों के लिए आपके सामने ये रहे। क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की अगर बात करते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक भारत 130 नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है।
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पर है, टॉप पर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। आज जो हमने पढ़ा है वो क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये देखो अगला वही है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये पिछले साल वाला है, मैंने कहा सेम रैंकिंग है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। भारत चौथे पर ही है, टॉप पर अमेरिका ही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत की रैंक है 23, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत 131 पे है और टॉप पर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पर है, टॉप पर स्वीडन है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में लॉन्च भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आंसर होगा भारत टैक्सी। और वैसे इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अब इसे लॉन्च कर दिया गया तो एक बार फिर से इसके बारे में बात करते हैं। हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह, अभी उन्होंने ही 5 फरवरी को नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी को लॉन्च किया है। फायदा क्या होगा? तो जैसे ओला उबर जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, उनको क्या होता है, 20 से 30% जो भी कमीशन होता है वो ओला उबर को देना पड़ता है। अगर वो ओला के साथ जुड़े हुए हैं, उबर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको कमीशन तो देना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, भारत टैक्सी में ड्राइवर को पूरा किराया अपने पास ही रखना होगा। मतलब उसे कोई कमीशन वगैरह नहीं देना, बस एक छोटा सा दैनिक शुल्क होगा मात्र 30 रुपए का, वो उनको देना होगा। फिर उसके बाद पूरे दिन भर में वो जो भी कमा रहे हैं वो सब पूरी कमाई उनकी रहेगी, कोई कमीशन किसी को नहीं देना। और केवल ड्राइवरों के लिए ही फायदा नहीं है, यात्रियों के लिए भी फायदा है। क्योंकि उस केस में क्या होता है, उबर वगैरह के केस में क्या होता है, जो पीक आवर होते हैं या जब मांग बढ़ जाती है तो उस केस में ओला उबर का जो किराया है वो भी बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे ओला उबर की तुलना में कम किराया भी होगा और वो बढ़ाया भी नहीं जाएगा, चाहे कोई पीक आवर हो या मांग ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यात्रियों को भी फायदा है, ड्राइवरों को भी फायदा है। तो याद रखना कि सहकार से समृद्धि के तहत ये मंच सारथी ही मालिक मॉडल पर काम करेगा। सारथी मतलब जो ड्राइवर है वही मालिक है, उसका कोई और मालिक नहीं है। जहां ड्राइवर का पूरा स्वामित्व होगा, कोई कमीशन, कोई सरचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं उसको देना है। और इसी के साथ यहाँ पे चालकों को 5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो याद रखेंगे सिंपल सा, भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो याद रखेंगे भारत टैक्सी इसका नाम है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नेमचा किपगेन को। अच्छा, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि मणिपुर में 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन हट गया, उसके बाद यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने हैं और उनका नाम क्या है? युमनाम खेमचंद सिंह। और अब उनके बाद कुकी समुदाय से आने वाली नेमचा किपगेन को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है और इस तरह से वो मणिपुर की पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनी है। और इसी तरह से आपको याद आएगा अभी महाराष्ट्र में भी पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनी थी, उप मुख्यमंत्री बनी थी, अजित पवार की पत्नी कौन? सुनेत्रा पवार। अब लेकिन बात यहाँ पे मणिपुर की है, तो मणिपुर आपको लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो गई है, गवर्नर अजय कुमार भल्ला है जिनके पास नागालैंड का भी एडिशनल चार्ज है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह हो गए। और किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर आंसर होगा। मणिपुर में आपको लोकटक लेक मिलेगी और दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क इसी पर है, जिसे कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ का मार्शल आर्ट है थांगटा। और ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं आपके मणिपुर के जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, जैसे कि संगई फेस्टिवल। याद रखना यहाँ का जो राजकीय पशु है वो संगई है, एक तरह का हिरण है ये, और उसी के नाम पे ये फेस्टिवल होता है। लाई हरौबा फेस्टिवल, नट संकीर्तन उत्सव, याओसांग या योशांग उत्सव, हुनथड़ो उत्सव, सुमंग लीला उत्सव, गान नगाई उत्सव, शिरुई लिली महोत्सव, कचाई लेमन फेस्टिवल, लामलाई महोत्सव, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव,
निंगोल चक्कोबा त्योहार और इमोइनु एर्राथपा महोत्सव। ठीक है, ये सब मनाए जाते हैं आपके मणिपुर में ही, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, जैसे इस प्रश्न में हमने बात करी पहली महिला से संबंधित, पहली महिला यहाँ की उप मुख्यमंत्री बनी है, और अभी पहली महिला से संबंधित 2 दिन पहले ही मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम रिवाइज करवाए थे। आज एक काम करता हूं, उनमें से कुछ नाम मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। आप मुझे बताना, रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का नाम क्या है। और अभी रिपब्लिक डे परेड 2026 में पुरुषों की सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला कौन बनी थी। उसके अलावा साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताओ। एक नाम बताओ आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, 4-5 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए पहली महिलाओं से संबंधित, इनके उत्तर दो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 21। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो इस फैसले के तहत सभी प्राइवेट या जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जो भी स्कूल है, उनमें मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। और ये फैसला भी कब आया, अभी 2026 में डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका उद्देश्य है शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाना और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करना। आर्टिकल 21 ये हमें जीने का अधिकार के साथ साथ सम्मान से जीने की गारंटी देता है। आपको याद दिलाऊंगा कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। और एक केस, पुट्टस्वामी केस, तो आपको याद ही होगा, जिसके माध्यम से निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये सब बातें आर्टिकल 21 से हमने पढ़ी थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। तो आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग, ये आप कह सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी एक प्रतिष्ठित वार्षिक सर्वेक्षण है। तो भारत में प्रबंधन संस्थानों यानी कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और इंडस्ट्री के साथ उन इंस्टीट्यूट्स के संबंधों के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। और अभी टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली इसमें टॉप पर रहा। तो ये संस्थान केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत ही कार्य करता है और इस मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल हैं, आप सभी को पता है, हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री। और इस संस्थान की बात करें, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसकी स्थापना होती है 1963 में और इसके वाइस चांसलर हैं राकेश मोहन जोशी। ठीक है, ध्यान रखना ये। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। अब आज आपको वीकली वाला रिवाइज करना है, तो आज वाले सेशन में मैंने ज्यादा रिवीजन वाला पार्ट ऐड नहीं किया। आप देखोगे सेशन मैंने छोटा ही बनाया है, केवल करंट अफेयर्स को ही मुख्य रूप से कवर किया, रिवीजन ज्यादा जोड़ा नहीं है, जैसा कि हमेशा जोड़ता हूँ। कारण यही है कि रिवीजन के लिए मैंने आपको वीकली वाला वीडियो बना करके दे दिया है, ताकि आप सभी लोग वीकली वाला वीडियो जरूर से देखें, ताकि जो हमारा एक हफ्ता भी बीता है उसका क्विक रिवीजन आप कर डालें। आप वीडियो देखेंगे तो लगभग मैंने 50 मिनट के आसपास का वो वीडियो बनाया है, तो उसको टाइम देख करके मत छोड़ना। आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो 20 मिनट 25 मिनट में वीकली रिवीजन करा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं एक हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 20 मिनट में कैसे कवर कर लूंगा। दो ही तरीके से कवर हो पाएंगे, या तो बहुत कम क्वेश्चन कंसिडर करूंगा, बहुत कम क्वेश्चन लूंगा तो आराम से 10 मिनट में 5 मिनट में भी हो जाएगा, जितने क्वेश्चन की संख्या कम करता जाऊंगा। लेकिन उससे फायदा क्या है, या फिर दूसरा तरीका है कि एक्सप्लेनेशन नाम मात्र का होगा। तो मैंने दोनों बातों का ध्यान रखा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए हैं और उतना एक्सप्लेनेशन आपको दिया है जितना जरूरी है रिवीजन के समय, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं वीकली, जिनको पसंद है उनको पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट अगर कोई है या नहीं देखते तो उनको बता रहा हूं मैं। ठीक है, और जो टॉपिक वाइज मैं आपके वीडियोस बना रहा हूं उनको सपोर्ट जरूर करें, उनको जरूर देखें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि जनवरी मंथ का तो मैं बना करके दे रहा हूं ये देखने के लिए कि कितना रेस्पॉन्स मिलता है। रेस्पॉन्स मिलेगा, आप लोग साथ दोगे तो आगे के मंथ के भी हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सेशन एंड करते हैं। बाकी क्विज और पीडीएफ के बारे में आपको पता ही है, पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है और मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं।
ये दोनों आपको मिलेंगे अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो अभी रिवीजन करते हैं कल का। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता? रूबल नागी। फिर पूछा, अभी बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल। फिर पूछा, स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है चाइना ने। और एक बुक आई है आकाश, इसके लेखक हैं जी चंद्रमौली। फिर पूछा, भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट अभी हुआ उड़ीसा में। भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा असम। फिर पूछा, विंटर ओलंपिक गेम्स अभी शुरू हो गए कहां पर? इटली में। और अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीता अभी अमेरिका में। उसके अलावा महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 6 फरवरी को। और आखिरी प्रश्न था, $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी रिटेल कंपनी बन गई है वॉलमार्ट। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार का निधन हो गया अभी, उन्हें पद्म भूषण कब मिला था, ये आपसे पूछा गया था। तो आंसर होगा 2016 में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।